नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हार्ड टॉक के साथ मोहित फिज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप पाकिस्तानी सियासत को देख रहे हैं, मिनी बजट के हवाले से अपोजिशन की जमातें और ख़ुद हुकूमत के जो एलाइज़ हैं वो खासे मुत्तहद नज़र आते हैं। और इसके दो पहलू जो हैं हमारे सामने आ रहे हैं अपोजिशन की तनकीद के। एक पहलू तो ये है कि अपोजिशन ज़ाहिर है ये कहती है कि ये बजट, ये मिनी बजट, ये जो फाइनेंस बिल है, अगर ये अप्रूव होता है, जैसे अपोजिशन कहती है कि अप्रूव नहीं होने देगी, तो फिर पाकिस्तान के आवाम के ऊपर मुसीबतों के नए पहाड़ टूटेंगे। लेकिन साथ ही अपोजिशन ये इशू भी उठाती है कि ये मिनी बजट पास होना पाकिस्तान की हाकमियत, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बड़ा ख़तरनाक है और यूँ पाकिस्तान की तकदीर को बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे बशमूल IMF के हवाले करने की एक साजिश जो है वो हो रही है। अपोजिशन की इन आर्गूमेंट्स में बड़ा वजन है, लेकिन क्या अपोजिशन के पास कोई काउंटर स्ट्रेटजी है? ये वो बुनियादी सवाल है जिसे हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे आज की इस नशिश के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको टुकड़े सुनाता हूँ जिससे अपोजिशन की पोजीशन जो है वो आपके सामने वाज़ेह हो सकेगी। सबसे पहले सुनते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस हवाले से क्या कहना है। मिनी बजट पेश किया जा रहा है, महंगाई का एक नया तूफ़ान उठ खड़ा होगा। इमरान खान और उसके रजीम को ये हक़ नहीं देते कि वो पाकिस्तान की एक आज़ाद रियासत को दोबारा कानूनी बनाए और गैर मुल्की इदारों के रहम करम पर हमें छोड़ें। 23 मार्च का लॉन्ग मार्च और भी ज़्यादा नागुज़ीर हो गया है। मौलाना की बात में वजन भी है और मौलाना की बात में तजाद भी है। वजन इस हद तक है कि पाकिस्तान एक दोबारा से एक नो आबादी कॉलोनी बन सकता है। ये बजट जो है इससे आवाम पे बहुत मुसीबतें होगी, महंगाई में बहुत इजाफा होगा। लेकिन साथ ही मौलाना 23 मार्च की तरफ इशारा करते हैं, यानी इसके अंदर ही एक असम्पशन है कि शायद मिनी बजट को रोकने की जो कोशिशें हैं वो उसमें मौलाना को खुद एहतमाद नहीं है कि उसमें कामयाबी हासिल हो सकेगी। वो मसलसल 23 मार्च की जो बहुत दूर है, क्योंकि आज अभी 12 जनवरी। ज़रा शहबाज शरीफ साहब ने जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, वो भी सुन लेते हैं। मिनी बजट के हवाले से जो एक नया तूफ़ान आने वाला है, मैंने 74 साल में इससे ज़्यादा PTI से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। वक्त आ गया है कि तमाम आइनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। तरीके के हवाले से बात हुई है, आप क्या कहेंगे? PDM का जो अगला सरबराह इजलास होगा उसमें ये बतौर एजेंडा आइटम होगी बात। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब की बात ज़्यादा उसमें एक निपी-तुली बात है, लेकिन मिनी बजट तो अभी पेश हो चुका है नेशनल असेंबली में। 12 जनवरी है, उस पर डिबेट शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब भी आगे की बात करते हैं। सो हमें दो पहलू यहाँ नज़र आते हैं, हुकूमत की गैर मकबूलियत, लेकिन अपोजिशन का अपना एक एजेंडा। किस हद तक अपोजिशन मिनी बजट को रोकना चाह रही है, किस हद तक अपोजिशन हुकूमत को गंदा करना चाह रही है या उसे हटाना चाह रही है, ये दो बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर हम चलेंगे। और फिर हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं, जिनके कदम लड़खड़ाते नज़र आते हैं, वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं? क्या वो मज़ीद फ़ायदे और कंसेशन हासिल करना चाह रहे हैं या वाकई वो अब हुकूमत को हटाना चाह रहे हैं? ये तीन किस्म के सवाल मेरे सामने। बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ मज़हर अब्बास साहब हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक से ज़्यादा दफ़ा PFUJ के पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, बहुत एक्टिव, बहुत मुतारिक कॉलमनिस्ट भी हैं। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिम। आरिफ हमीद भट्टी साहब पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं। आप इनकी शख्सियत से बहुत आप मुतारिफ हैं, टेलीविज़न चैनल के भी के हवाले से भी उसको भी हेड करते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। अवैस तौहीद साहब इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, एक से ज़्यादा टेलीविज़न चैनल ARY को, दुनिया के ऑपरेशंस को, उसकी न्यूज़ ऑपरेशंस को हेड कर चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया के लिए, CS मॉनिटर के लिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए, BBC के लिए लिखते रहे, गार्डियन में इनके भी लिखते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। तो एक बहुत डिस्टिंग्विश ब्रेनी किस्म का पैनल है। और सवाल मेरा जो है वो ये है, सबसे पहले अगर हम इसको शुरू कर सकें, आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको क्या समझ आती है? ये जो दोनों मैंने आपको टुकड़े भी सुनाए, जाहिर है और टुकड़े ही सुना नहीं रहा, आप खुद भी वाकिफ है कि क्या बहस इस वक्त हो रही है। अपोजिशन मिनी बजट का रास्ता रोकना चाहती है, हुकूमत को हटाना चाहती है, या महज इतने जख्म लगाना चाहती है कि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा गंदी हो? इसके अलावा क्या करना चाह रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपोजिशन मेरे ख्याल में अपोजिशन की रजामंदी से बजट मंजूर होगा। पंजाबी च कहते ना, मारे नालो डराया चंगा, डराए नालो घसीटिया चंगा। अपोजिशन इस बजट की मंजूरी के लिए
जुबान दे चुकी है। शोर शराबा रहेगा, असम्बली में गिलास चलेंगे, बोतलें चलेंगी या कागज़ चलेंगे, जो मर्जी होगा। क्योंकि देखें, ये जो बजट है ना, ये IMF से शराइत मुकम्मल हो चुकी है। अगर IMF पैसे नहीं देता और दोबारा जाता है तो IMF इससे ज़्यादा सख्त शराइत आयद करेगा। ये बजट मंजूर कराना हुकूमत से ज़्यादा किसी और की मजबूरी है। तो मेरी अपनी राय है, हो सकता है बज़ाहिर तो इत्तेहादी भी कह रहे हैं कि आज MQM ने अपने खदशात का इजहार किया, चंद रोज़ कबल भी उन्होंने किया, काफ लीग भी कहती है, लेकिन मेरा ख्याल है ये अपोजिशन खूब अपना मंजन बेचेगी और एंड पे बाद में जो महंगाई का होगा उसके असरात भी यकीनन मौजूदा हुकूमत पर पड़ेंगे कि देखें, हम तो पहले कह रहे थे मिनी बजट मंजूर नहीं होना चाहिए, इन्होंने ज़बरदस्ती फ़ोन करवा के कर लिया। आज ख्वाजा आसफ भी गालबन यही कह रहे थे कि फ़ोन आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदार इमरान रहा है। तो जो नहल है इस किस्म के इल्ज़ामत लगा रहे थे, तो शायद वो इसीलिए इमरान खान साहब परसों एक बात छोड़ के चले गए। मौलाना फजलुर रहमान से आज मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि मिनी बजट को रोकने की हिकमत अमली नहीं, बल्कि जो कह रहे हैं ना अदम एतमाद, वो पैगाम दिया है शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब को, जिसकी मुलाकात अवैस तो साहब ने कोई अरेंजमेंट किया था। यहाँ खबर दी थी, मुझे याद नहीं, क्योंकि अवैस साहब लिफ्ट कम कराते हैं। अच्छा, अदमे एहतमाद का चूंकि आपने जिक्र कर दिया है आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपको लगता है कि बहुत जल्दी एक अदमे एहतमाद की मूव या इनिशिएटिव आएगा नेशनल असेंबली? देखिए, मेरा एक ख्याल नहीं होगा। आज मैं नंबर गेम देख रहा था सारी जमातों की, PTI को निकाल के सारी जमातें मिला ले A to Z, फिर भी 172 बहुत मुश्किल है। अदमे एतमाद उस वक्त आएगा जब उनको एतमाद नहीं रहेगा, जब उनको एतमाद नहीं रहेगा। जो उन होते हैं ना, उन कर देते हैं बस। पर मेरा ख्याल है हुकूमत भी मौजूदा अदम एतमाद की तरफ नहीं जाएगी। जो पसे पर्दा बात हो रही है जनरल इलेक्शन की, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान को इसी तरह 5 साल पूरा कराया जाएगा ताकि उनके दावे गलत साबित हों और अगले इलेक्शन में उन्हें अवाम में जाते हुए मुश्किलात नज़र आए। ये मेरी राय है, लेकिन इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। बंदर शेर बन सकता है, शेर चीता बन सकता है, चीता कीड़ी बन सकती है, कीड़ी बकरी बन सकती है। ये मदर साहब के जादू है हाथों में। अच्छा नहीं, अच्छा चले, मैं मज़हर अब्बास साहब की तरफ भी आता हूँ, ओवैस तौहीद साहब की तरफ भी आता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, चूँकि जिक्र हो गया अपोजिशन का भी, जो एलाइज की पार्टीज़ हैं हुकूमत के साथ, जो छोटी जमातें हैं जैसे MQM है, PMLQ है, GDA है, उसकी तरफ इशारा किया आरिफ हमीद भट्टी साहब ने। उनकी चहमगोइयाँ भी चल रही हैं, उनके खदशात भी चल रहे हैं, वो पॉपुलिस्ट बातें भी कर रहे हैं। तो जो MQM की लीडर है किश्वर ज़हरा, बहुत अच्छा आर्टिकुलेट वो बोली हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की। उनका जो 30 सेकंड का टुकड़ा वो मौज़ा साहब मैं आपको सुनाता हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अवाम का इंतकाम बड़ा खौफनाक होता है चेयरमैन साहब। हम अगर आपके दोस्त हैं और आपके इत्तेहादी हैं तो आपको जरूर बताएंगे कि उससे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिससे आप मिनी बजट कह रहे हैं, ये मिनी बजट क्या, पहले बजट से भी ज्यादा भारी बजट है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, बल्कि मुतवस्सित तबके के लोगों के पेट पे भी लात मारी जा रही है। किसी घर के या इदारे के खर्च बढ़ जाएं तो उसके अखराजात घटाए जाते हैं, ना कि अवाम के ऊपर टैक्स लगा दिए जाएं। मज़हर साहब, मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ। आई हैव जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम अ सेकेंड अटैक ऑफ कोविड और नियर ब्रश टू डेथ था, और बिल्कुल मुझे लग रहा था शायद बचने का चांस नहीं है, ऐसी यानी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी और कफ थी। और उसके बाद मैंने डिटर्मिनेशन किया कि कम से कम हम अपना, मुझे इसमें ये ख्याल भी आया कि हम बातें तो बहुत सी कर देते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को उसके मंतकी इंजाम तक के लॉजिकल एंड तक ले जाते नहीं मीडिया के अंदर। ये जो सारी ऑपोजिशन कह रही है, ये सारी जमातें कह रही हैं मिनी बजट ने मार डाला, IMF ने मार डाला, ये कर दिया, हुकूमत को उठाओ, ये कोई ऑप्शन नहीं हमें बताते। आपके सामने मज़हर साहब कोई सियासी जमात ऐसी पाकिस्तान की है, या सियासी जमात छोड़ें, इकोनॉमिस्ट बता दें जो ये बता सके थियोरेटिकली ही, कागज़ पे ये बता दे कि पाकिस्तान के इस वक्त के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसका हल क्या है। मज़हर साहब, इनके पास कोई हल है जो ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे? कोई है, कोई इनहेरिट करना चाहता है इस इकोनॉमिक मैस को? शुक्रिया मुईद, और सबसे पहले अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अभी आप मेरे ख्याल में जब बीच में बात हो रही थी शुरू में, तो आप यू आर स्टिल नॉट फुली रिकवर्ड, और आई होप कि आप जल्दी रिकवर करें।
देखिए, बहुत सी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो शायद किसी के पास भी उसका सही सलूशन नहीं नज़र आ रहा। इसीलिए एक कंसेंसस की ज़रूरत होती है। जब आपके पास भी कोई, जब हुकूमत के पास भी कोई हल नहीं है, हुकूमत भी कह रही है जी मजबूरी है, महंगाई होगी, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट इंगेज करती है। ये नहीं होता कि गवर्नमेंट ऐसी पोजीशन पर भी अकड़ दिखाए, ऐसी पोजीशन पे भी आप खड़े रहें और कहेंगे जी क्यों इनसे बात करें हम। ये कभी भी नहीं होता क्योंकि मुल्क से ज़्यादा अहम कोई बात नहीं होती। अगर आपको ये पता है, ये रियलाइजेशन है आपको कि इस वक्त सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो आप इंगेज करते हैं ताकि इख्तलाफात कम से कम हो, इत्तेफाक राय ज़्यादा हो। यहाँ हो क्या रहा है, अभी आपने किश्वर ज़हरा साहिबा का दिखाया, MQM पाकिस्तान ऐसे में नहीं सपोर्ट करेगी। MQM पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, PMLQ के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, खुद PTI के अपने लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसे जाएंगे, हमें लोग कहेंगे, लोग ये एक्सप्लेनेशन हमसे नहीं मांगेंगे, ये नहीं कहेंगे। अच्छा, अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आपकी बात, आपका एनालिसिस सही है कि MQM और PMLQ जो हैं वो फाइनेंस बिल को सपोर्ट नहीं करेंगे और हुकूमत इस फाइनेंस बिल को, जिसे उर्फे आम में मनी बजट कहा जाता है, इसको पास नहीं करवा पाएगी, जिसके अंदर IMF की शिकें हैं। ये कंडीशनैलिटीज जो हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर की ऑटोनॉमी, स्टेट बैंक के गवर्नर की तनख्वाह, उनकी ताकतें, उनकी पावर्स, वो सब चीजें इस मिनी बजट के अंदर है। अगर इसे हुकूमत मंजूर नहीं करा पाएगी तो फिर क्या होगा? हुकूमत फॉल कर जाएगी, फिर नो कॉन्फिडेंस वोट आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? देखिए अलाइज क्या कह रहे हैं, छोड़े ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन तो चाहती है कि आप एक गवर्नमेंट एक डिफिकल्ट पोजीशन में आए। अलाइज कह रहे हैं कि अगर हमने इसको मनवान एक्सेप्ट कर लिया तो फिर हम अगला इलेक्शन नहीं जीत सकते। यानी उनके बकौल कि हम अगला इलेक्शन लोगों के साथ नहीं जा सकते इस सिनेरियो में। तो आप कुछ चीज़ों की यकीन दहानी कराएं, कुछ चीज़ों को इससे निकालें, उसके बाद हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। मसलन क्या? मसलन क्या? मसलन क्या चीजें वो निकालना चाहते हैं? सर बहुत सी टैक्स, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ना, आखिर उनके अलाइज उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी कोई वजह है ना, क्यों नहीं कर रहे सपोर्ट? क्या वो आप समझते हैं कि वो मनवान, यानी ये तकरीर करके वो मनवान उनको वोट दे देंगे? कभी भी नहीं देंगे। और अगर ये बिल, अगर ये चीज, और अच्छा, तो बेसिकली अब हमें एक सेकंड ओपिनियन मिलती है ना। आरिफ हमीद भट्टी साहब का ख्याल था कि एक डन डील है, ठीक है। आने जरा अवैस तौहीद साहब को आने। अवैस तौहीद साहब, बात जहां से शुरू हुई ना, आरिफ हमीद भट्टी साहब का एनालिसिस और तज्जिया ये था, उन्होंने कहा मैं गलत भी हो सकता हूं, कि एक डन डील है, इस मिनी बजट ने पास होना ही है। लेकिन मजहर अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि सियासी आउटफॉल इंपैक्ट इस किस्म का है कि MQM और PMLQ के लिए खास करके इसको सपोर्ट करना मुमकिन नहीं होगा जब तक इसमें कुछ तब्दीलियां ना लाई जाए, कंसेशन ना लाई जाए। आपको क्या समझ आती है, क्या तब्दीलियां लाई जाए तो यह पास हो सकता है? देखिए डॉक्टर मुश्ताक साहब, एक तो बेस्ट विशेस फॉर योर हेल्थ। आई सॉ योर ट्वीट एज वेल जब आप ऑन बोर्ड हो रहे थे फ्लाइट पे। देखिए खान साहब का जो अब सफ़र है वो तो एक मुश्किलात के समंदर में है, और उनकी किश्ती भी हमें डगमगाती हुई नज़र आ रही है, और ये किश्ती किसी किनारे या किसी पार्ट लगती हुई भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इतने ज़्यादा मसाइल इकट्ठे कर लिए हैं। एरोगेंस का मसला है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और इस वक्त अपोजिशन जो बहुत ही वीक विकेट पे है और बहुत ही बिखरी हुई है, वो हमें एक कमज़ोर विकेट, मजबूत विकेट पे नज़र आ रही है, उनकी कमबैक नज़र आ रही है। तो मुझे लगता है कि खान साहब के जो कमबैक है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और उनके लिए अगला जो 1.5 साल है उसके अंदर क्या बयानियाँ लेके वो अगले इलेक्शन में जाएंगे। मैं भट्टी साहब के जो तजिया है उसके करीब ही मैं समझता हूँ कि मिनी बजट भी हो जाएगा, और फिर लेकिन ये मसले क्वार्टरली बेसिस पर होंगे। डॉक्टर मोई साहब, हमने या ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, या इनको जो वोट दिए थे तहरीक इंसाफ को, वो क्वार्टरली बेसिस पे जिंदा रहने
बताने के लिए तो नहीं दिए थे कि रियासत और मुल्क को आप हर 3 महीने के बाद रहे। अब वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि 3 महीने बहुत अहम है। क्या अहम है? मिनी बजट हो जाएगा, मिनी बजट के बाद फिर अगला बजट आ जाएगा, फिर इनके पास IMF की सख्त शराइत हैं। ये क्या पीछे बैक ट्रैक क्या करेंगे? 17% GST करेंगे, वो नहीं कर सकते। क्या ये जो स्टेट बैंक को इकोनॉमी इतनी दे दी है कि इतना ताकतवर खुद मुख्तार हो गया है, क्या वो वापस ले लेंगे? कहाँ तक ये बैक ट्रैक करेंगे? इनके फॉरेस्ट रिजर्व देखिए, इनकी इकोनॉमी की जो सेहत है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मसाइल की जो जड़ है वो खान साहब की हुकूमत है। माजी के बहुत सारे मसाइल इनके कंधे पे लेके चले हैं, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है कि देखिए, एक तो खान साहब की हुकूमत को अब जो भी काम करना है वो अपने कंधों पर करना है, और कहीं से कंधे मुझे नहीं लगता कि इनको होंगे। एक वर्किंग रिलेशनशिप रहेगा। हमने माजी में देखा था, खुल के बात कर लेते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधे अब इनको अवेलेबल होंगे अक्टूबर के एपिसोड के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो वाले ताल्लुकात रिस्टोर हो सकते हैं। वर्किंग रिलेशनशिप बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक जगह पे दरार तो आ गई है। दूसरा का मसला ये होगा कि इनके गवर्नेंस के मसाइल हैं, इनकी इकोनॉमी का मसाइल है। मुझे नहीं लगता कि MKM और काफ लीग जो है वो एकदम इनसे हाथ छोड़ देंगे और मिनी बजट पे भी इनको नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा इनको घसीटेंगे और इनको रगे देंगे और इन पे ताने तिशने देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे। लोकल बॉडीज हैं, देखिए अब मौलाना फजल रहमान साहब भी स्टेक होल्डर हो गए हैं। एक तो बात मोई साहब ये हमारी समझ में आ गई, चाहे छोटे स्केल पे उन्होंने शिकस्त दी खान साहब की तहरीक इंसाफ को, KP के अंदर उनके होम ग्राउंड पे शिकस्त दे दी। अब दूसरा जो फेज होगा वो मानसेरा, हजारा, कोहिस्तान, ये सारा नून लीग और ट्रेडिशनली JUI का यहाँ पे समझा जाता है वोट बैंक। फिर पंजाब के अंदर आ जाइए, पंजाब के अंदर नून लीग लोकल बॉडीज करेगी। बाई इलेक्शंस में हार का पहले ही बोझ है, तो इसका मतलब यह है कि परसेप्शन बनता जा रहा है कि ये एक नाकाम हुकूमत है। तो ये परसेप्शन को इरेज करने के खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी, और वो जादू की छड़ी पे वो जादू कहाँ से आए, स्पेल कौन करेगा? जो स्पेल करते हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि वो स्पेल करने के मूड में है। वो कहते हैं अब जो आपके मसाइल है आप मसाइल अपने साथ लेके चले। तो मुझे ये लगता है कि नून लीग मुझे नहीं लगता कि अदम एतमाद तहरीक लाएगी। अदम एतमाद तहरीक अगर ले आई और उसमें नाकाम हो गई तो फिर तो 1.5 साल एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रगड़ा खाएगी अपोजिशन, और आगे कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि हर एक सियासी तौर पे ब्रेक में ले लंगर पे है। एक ब्रेक में मुझे ऐसा लगता है, एक ब्रेक में ले तक की डिस्कशन को अगर हम सम अप करें, जहां से आरिफ हमीद भट्टी साहब ने शुरू किया, मजहर अब्बास साहब ने उसमें एडिशन की, फिर हम अवैस तौहीद साहब की तरफ आए कि तमाम चीज़ों का ऑपोजिशन हो या और फोर्सेस हों या बैन अल-अक़वामी ताकतें हों, मकसद यह है कि इमरान खान हुकूमत को ज़ख्म पे ज़ख्म लगाए जाएं, उसको नालायक साबित किया जाए और उसकी सूरत हाल ऐसी कर दी जाए कि उसके पास कोई जवाज़ ही ना रह सके अगले इलेक्शन में किसी भी चीज़ को क्लेम करने के लिए। तो फिर मकसद है क्या होगा, कैसे आगे चलेगी बात, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। अगर बारियों के हिसाब से चलें तो मुझे फौरी तौर पे आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं आरिफ हमीद भट्टी साहब के पास जाऊं, मैं फिर जाना चाहता हूं अवैस तौहीद साहब के पास। अवैस तौहीद साहब, आपके पास आने की वजह यह है कि पाकिस्तान के मीडिया में तो आपने खैर जो कुछ किया, आप ऑपरेशन हेड करते रहे न्यूज़ के, ARY में, दुनिया में, वो सब कुछ आपने किया और आपकी अपनी एक प्रोफाइल है। लेकिन जिस वजह से मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा, वो वजह यह है कि आपने इंटरनेशनल मीडिया के लिए बहुत लिखा है। आपने दुनिया की प्रेस्टीजियस इकोनॉमिक पब्लिकेशन द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए आपने लिखा, आपने टाइम्स ऑफ लंदन के लिए लिखा, आपने CS मॉनिटर के लिए लिखा, एजेंसी फ्रांस AFP से आपका ताल्लुक रहा, BBC के लिए आप काम करते रहे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की मैशियत की, तो हम उसके डोमेस्टिक पहलुओं को, गवर्नेंस और सब चीज़ों पर गौर करते हैं। मैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया, मैं बाहर से आया हूँ, फंसा हुआ था 10-12 दिन, तो बाहर से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है ग्लोब का, दुनिया का, जिसको अमेरिका कंट्रोल करता है, और IMF और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे कि जब मुल्कों को माशी प्रॉब्लम हो तो उनको ब्रीदिंग स्पेस दें, ताकि उनके यहाँ पॉलिटिकल टर्बुलेंस ना हो,
ताकि वहाँ रेवोल्यूशंस ना आए, वहाँ पॉलिटिकल मेल्टडाउन ना हो। पाकिस्तान के केस में 2018 से मसलसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए और अभी भी जो ये मिनी बजट है ये इंश्योर कर रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल एजिटेशन पैदा हो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्बुलेंस हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा गैर मकबूल हो और सियासी हालात उसके हाथ से बाहर हो जाएं। इस पे मैं चाहता हूं कि इससे तो फिर ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ढांचा है वो चाहता है कि ये जो गवर्नमेंट है इसको बाहर निकाला जाए। क्या कहेंगे आप? देखिए मोई साहब, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि IMF, वर्ल्ड बैंक और इवन हमने 9/11 के बाद UN के बहुत सारे जो उनके जो किरदार देखा हमने, उस पर एक इन्फ्लुएंस देखा हमने बहुत ज़्यादा अमेरिका का, सुपर पावर का, और वो हमें उसकी झलक अभी भी नज़र आती है कि जब कंडीशंस हम देखते हैं IMF के, वर्ल्ड बैंक की। और इस दफ़ा जो सबसे बड़ा चैलेंज लगता है मोहित साहब हमें जो फॉरेन पॉलिसी में होगा और इस हुकूमत को भी होगा और हमारी रियासत को भी होगा कि अमेरिका और यानी कि वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान एक बैलेंस कायम करना कि किस तरीके से हम दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। क्योंकि अमेरिका का मुझे लगता है जो वर्ड आई नो ऑफ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है मोहित साहब, उससे लगता यह है कि अमेरिका का जो एक वन लाइनर अगर हम देखें अपने अवाम को बताना चाहें, वो कहते हैं कि चाइना के साथ आप डिस्टेंस कर लें, चाइना के साथ डिस्टेंस कर लें तो आपके साथ तो हमारा ट्रस्ट का रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन साथ में हमें चूंकि हम इकोनॉमिकली नहीं है हम स्टेबल, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी भी बदकिस्मती से किस तरह सॉवरेन हो सकती है, तो अमेरिका के साथ भी एक विंडो हमें रखनी है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, आई थिंक कि ये हमें इसकी झलक बहुत नजर आती है। आप देखिए कि एक खुशाइन बात होगी, लेकिन वो एक पोलिटिसाइज होता मामला नजर आता है, वो है रेकॉर्ड एक्ट का मसला, जिसपे हमने जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए 5.8 बिलियन का जो हमें एक थप्पड़ लगा था, जो हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व इतने नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और हमें फाइन जो लगा, तो उसका एक जो मुझे इत्तला है और आपको भी होगा, उसका एक सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता नजर आ रहा है बैरक गोल्ड के साथ, जो एक कैनेडियन फार्म है। अब उसमें फिर नेशनलिस्ट फोर्सेस बलूचिस्तान की जो है वो आड़े आ रही हैं, भाई आप जो है NFC के उसमें आप बिल्कुल हकदार लेती हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद आप अपना हक मांगती हैं। अब अगर उसका कोई मामला सेटल हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, चाहे सरदार अख्तर मेंगल साहब हों, चाहे डॉक्टर मालिक साहब हों, ये सारे लोग पावर में रहे हैं और इनके जमाने में मुख्तलिफ मुआहदे होते रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास विंडो है, इनको हकीकत का पता भी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो ट्रेजर है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन का डॉलर्स का। और एक तरफ अगर नॉर्थ अमेरिकन कंपनी वहां पर होगी और दूसरी तरफ चाइना होगी, तो इसका मतलब है कि हम एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। तो अगर आप अपने मसाइल में, लेकिन उसको भी लोग होने नहीं दे रहे। अच्छा, आप जरा रुकिए यहाँ पे जरा, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे जरा इसी आप आरिफ भट्टी साहब, एक आम आदमी, आप हों या मैं हूं या और लोग हों, जो वो तो अंडे, टमाटर, आलू की कीमत में, शुगर की कीमत में, पाम ऑयल की कीमत में, तेल की कीमत में फंसा हुआ है। जो इसकी लार्जर डायमेंशन है, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया कि मैं अभी इसको दोबारा पढ़ रहा था, रिन्यू कर रहा था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को तो कायम इसलिए किया गया था, बुनियादी मकसद यह था कि आप कंट्रीज को बेल आउट करेंगे, उनकी इकोनॉमिक डिफिकल्टीज को इस तरह से रिजॉल्व करेंगे ताकि वहां से सियासी हैजान ना हो। मकसद यह था इन इदारों को बनाने का कि सियासी पॉलिटिकल टर्बुलेंस और हैजान को आपने कंट्रोल करना है। यह क्लियरली नजर आ रहा है कि IMF जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस और डिक्टेट्स के जरिए पाकिस्तान में सियासी हैजान को पैदा कर रहा है। अब आपने जब कहा कि जी इस हुकूमत को इतना गंदा करके इलेक्शन में ले जाना है ताकि दोबारा वापस आने का कोई चांस ही ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को यह पैगाम दिया जा रहा है कि भाई ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट की आप करते हैं, सॉवरेनिटी की आप करते हैं, यहां जो व्लॉगर उठता है, जो कॉलमनिस्ट उठता है, जो आपका टीवी का एंकर उठता है, वो बात करता है सॉवरेनिटी की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, बड़ी बड़ी बातें कर देता है। पैगाम ये दिया जा रहा है कि भाई जरा तरीके से रहो, ये है कंडीशंस, चीन से पीछे हटो, हिंदुस्तान की हेजेमनी को एक्सेप्ट करो तो तुम्हें इकोनॉमिक रिलीफ मिलेगी, फिर अंडे टमाटर मिलेंगे। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, आपने खुद ही कूजे में दरिया बंद कर दिया है। IMF के पास जितने भी ममालिक जाते हैं, कितने निकलते हैं खुशहाल होकर। एक तो उनकी भी जरा गेम देख लें, तो दूसरी तरफ
ये जो आपने फरमाया, वजीर आज़म इमरान खान ने एक इनकार किया था कि एयरबेस नहीं देंगे अमेरिका को। उसके बाद आप देख लें फैटफ में आपने तमाम शराइत पूरी की, तकरीबन कम व बेशतर सारी। उसके बाद अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज का इनखला होता है, वो बगैर बताए भाग जाते हैं। तो IMF किसका मुलाज़म है ज़ाती, वो किसके इशारों पे चलता है? अमेरिका के। इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। और अमेरिका अब मेरी इंफॉर्मेशन में पीपल्स पार्टी भी लॉबिंग कर रही है वहाँ बहुत ज़्यादा, नून लीग भी कर रही है बहुत ज़्यादा, और ये खसूसन इस हुकूमत को टाइम दिया जा रहा है। जो भी आपने अभी कहा कि जैसे कि इत्तेहादी जमातों ने इजलाई कहा कि वो उन्हें एतराज़ है ये बिल नहीं होंगे, किसी एक को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुना कि इसका अल्टरनेट क्या है, हमें एतराज़ किस किस बात पे है? किसी एक जमात को मुझे बता दें जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो इत्तेहादी जमात ने कि ये हिस्से निकाल दे, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल है। तो लिहाजा तो मदर साहब ने कहा इनकी क्या मजबूरी होगी? भाई इनकी वही मजबूरी होगी जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद आया था, जब जॉइंट सेशन में इनको वोट देना पड़ा था। ये छोड़ दे, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान IMF के मुताज है, यकीनन अमेरिका पिछले दिनों में अमेरिकन इस्लामाबाद में मेरी अपनी इतला है कि बहुत ज़्यादा मुतरक रहे हैं, उनकी खासी मुलाकातें भी हुई हैं। ये मेरी इतला है जो यकीनन गलत भी हो सकती है। तो मेरे ख्याल में अल्टरनेट किसी के पास है नहीं। आपकी गवर्नमेंट कमिटमेंट कर रही है IMF से कि हम इन कंडीशन पे बिल मंजूर करा के आपसे पैसे लेंगे। तो अगर पैसे नहीं आते देन व्हाट क्या होगा, मुझे बताएं, उसका मसला क्या है? वो हुकूमत चले जाती है, दूसरी आ जाती है, क्या वो IMF से पैसे नहीं लेगी? इसका अल्टरनेट क्या है? अगर बिल आप नहीं मंजूर करता, IMF नहीं पैसे देता, बिल्कुल सही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जरा मजहर अब्बास के पास आने थे ब्रेक से पहले। मजहर अब्बास साहब, ये एक बड़ा पिवटल, देखें, मतलब मैं ये समझता हूं कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम हकीकतों की तह तक जा सकें। इमरान खान हुकूमत को आप हटा के बाहर फेंक देते हैं, आप कहते हैं नालायक है, निकम्मी है। फिर जो नई हुकूमत आएगी, जो नया अरेंजमेंट आएगा, वो IMF क्या उसको बेहतर रिलीफ देगी? क्या इस हुकूमत की शक्ल बदल जाने से एक जो नई हुकूमत आएगी उसको अमेरिका और IMF एक बेहतर डील दे पाएंगे? उसको फिर अवाम की रिलीफ मिलेगी, अदरवाइज कोई और उनके पास इकोनॉमिक फॉर्मूला होगा? क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, ये सवाल जरा आप एक आम आदमी की तरफ लेकर चले जाएं, आपको जवाब मिल जाएगा। उसके लिए मैटर नहीं करता कि जी आप सर, आम आदमी को पता ही नहीं इन चीजों का। नहीं पता। आप आम आदमी को क्यों रिलाय करते हैं सर? ये तो ज्यादती है। मज़हर साहब, आम आदमी को बिल्कुल नहीं पता। जिन डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, आम आदमी के लाइट ईयर्स नहीं उसके ज़हन में पता कि क्या हो रहा है। आम आदमी को कुछ नहीं पता सर। आम आदमी सिर्फ विक्टिम है। आम आदमी सर स्टैंडर्ड बेयरर ही नहीं है सर। और मेरे भाई दूसरे की आम आदमी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। नहीं पता ना आम आदमी को। आम आदमी को ये तो पता है कि उसकी दो वक्त की रोटी एक वक्त की हो गई है। इसका जवाब है आपके पास? उसको तो नहीं पता ना ये सारी चीजें। आपके पास जवाब है? जो आदमी 2 रोटियां खाता था वो 1 रोटी खा रहा है। कोई है जवाब आपके पास? जाके मुतमईन कर सकते हैं आप उसको? भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि आम आदमी को बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट एक ऐसे लेवल पे ले आई है कि वो फट पड़ा है, उसको पता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं उसकी हालात बुरे कर दिए उसने। मेरे भाई, तो आपने अपनी बाकी चीजें कौन सी वो की हैं? आप उसको दे क्या रहे हैं? परसेप्शन क्या दे रहे हैं? खुद आप घूमते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, खुद आप आपने कहीं ये शो किया है कि वाकई इतना सीरियस क्राइसिस है? कहीं आपने अपनी कोई रिडक्शंस की हैं जिसकी बिना पे मैं ये कह सकूं हाँ यार देखें, सिर्फ मैं ही नहीं सफर कर रहा, हमारे वुज़रा भी सफर कर रहे हैं। या तो आप देखें ना, प्रोटोकॉल देखें, VIP प्रोटोकॉल देखें, 20-20 गाड़ियों, जिसके बड़े दावे किए जाते थे कि जी VIP कल्चर नहीं होगा। क्या VIP कल्चर है, मौजूद है या नहीं है मौजूद? तो सूरत हाल ये है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हैं, भट्टी साहब भी ठीक कह रहे हैं, ओवैस भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब आप सड़क पे निकलते हैं तो वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि मैं पिसता जा रहा हूं, मुझे निकाले इससे, मैं कहां से लाऊं? दवाओं की कीमतें जो है 400% ऊपर हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के क्राइसिस क्या है। मुझे ये पता है कि मेरी गुजारा नहीं हो रहा, मुझे ये पता है कि घर में गैस नहीं जल रही, मुझे ये पता है कि मेरे पास बिल बढ़ते हुए आ रहे हैं। ये एक लोअर मिडिल क्लास, आप आम आदमी तो छोड़ दें, लोअर मिडिल क्लास का इशू बनता जा रहा है। ये एक सीरियस इशू बनता जा रहा है। इसमें
अब आप इससे कैसे निकलेंगे? ये बात ठीक है कि जो पार्लियामेंट है इसके पास इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसलिए कि आप एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि वहां सेल्फ रिस्पेक्ट तो छोड़ें, बैगर्स सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती बैगर्स की, फिर आप चूजर्स भी बन रहे हैं कि मैं बैगर भी हूं और चूजर भी हूं। ऐसा नहीं हो सकता। आपको तय करना पड़ेगा कि आपने आगे बढ़ना कैसे। फिर हमें ये भाषण ना दिया करें कि हम बिल्कुल सही, IMF के मजहर पास साहब नहीं बिल्कुल सही है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, मुझे एक ब्रेक लेने दें। मजहर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरा और आपका बाकी सबका एग्रीमेंट ये है कि बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट ने खास करके IMF के इंस्ट्रूमेंट टूल के जरिए पाकिस्तान के आम आदमी की सूरत हाल ऐसी कर दी है कि वो हुकूमत से, अपने आप से, हर चीज से नफरत करने पे मजबूर है। अब ये सिर्फ गरीब आदमी की बात नहीं है, ये सिर्फ लोअर मिडिल क्लास की बात नहीं है, अब तो मिडिल क्लास वालों की भी चीखें निकल गई हैं, जिनकी 8-8, 10-10 लाख की तनख्वाहें, उनकी भी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि रुपए की बाइंग पावर ही कुछ नहीं है। लेकिन हल किसी के पास नहीं है। किसी सियासी जमात, किसी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, किसी माहिर माइशात को हमने बात करते नहीं देखा 2+2 के बता सके कि हल है क्या। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। ओवैस तौहीद साहब की तरफ चलता हूं। ओवैस तौहीद साहब, हार्ड टॉक जो प्रोग्राम है 92 न्यूज का, इसका भी आज ये 527वां इसका ये एपिसोड है। तो ज़ाहिर है हार्ड टॉक से पहले भी मैं सैकड़ों प्रोग्राम कर चुका हूं, हज़ारों प्रोग्राम कर चुका हूं। और जब हज़ारों प्रोग्राम आप करते हैं तो हज़ारों लोगों को आप सुनते हैं। हर प्रोग्राम में 3 लोगों को सुनते हैं। और पिछले 2, 2.5, 3 बरस से भी ज़ाहिर है मईशत के हवाले से मैं हज़ारों, सैकड़ों लोगों को सुन रहा हूं। मुझे कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। मुझे कोई बंदा नहीं मिला सर कभी 5 मिनट के लिए भी जो ये कह सके जिम्मेदारी से, हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो या बैंकिंग का हो या इकोनॉमिक सर्कल्स का हो, जो ये कहे कि भाई ये इकदाम करके पाकिस्तान जो है खुद मुख्तारी अपनी ला सकता है, इस तरह से अपने इकोनॉमिक हालात को ठीक। क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? हमें पता ही नहीं है कि हमने अपने इकोनॉमिक हालात को कैसे ठीक करना है। नहीं मोहित साहब, चूंकि ये बहसियत कौम जो है हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना जानते हैं लेकिन इस्लाह करना नहीं जानते, क्योंकि मुश्किल रास्ता होता है ना। और फिर रियासत और अवाम के दरमियान माजरत के साथ और मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों के साथ अवाम का एक एतमाद का रिश्ता जो है नहीं है, कहीं ठेस पहुंची है। इमरान खान साहब को ही देख लीजिए, अगर मुख्तसर बात करें हम, कि इनको इतने सारे दसियों लाख नौजवान लोगों ने वोट दिए थे, वो गैर रिवायती सियासत के लिए दिए थे, रिवायती सियासत के लिए नहीं दिए थे। तो इन पे एतमाद अब क्या करेंगे? गवर्नेंस देख लीजिए किस तरह की है कि 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बदल चुके हैं, 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदल चुके हैं। ये तो इस्लाहात के लिए आए थे, बुनियादी इस्लाहात के लिए, कि ये लोकल बॉडीज में इस्लाहात करेंगे, ये पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, ये जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स करेंगे। डॉक्टर इशरत कहाँ गए? 4 फाइनेंस मिनिस्टर आप चेंज कर गए। हफीज शेख साहब का किसी को नाम ही याद नहीं है, वो क्या करके गए हैं। इसी तरह 93 में मोइन कुरैशी साहब स्ट्रक्चरल चेंजेस कर गए, 3 महीने के लिए आए थे। कभी आपने दुनिया में कोई सुना कि केयर टेकर एक आया हो ब्रीफ केस के साथ बाहर से और वो स्ट्रक्चरल चेंजेस करके चला गया? शौकत अजीज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे और वो यहां पे इतना बिगाड़ करके चले गए। ये रेकॉर्डिक का उन्होंने जाम यूसुफ को फोन पे हिदायत दी थी, जिसके बाद जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया। उसके बाद यहां से क्या करके गए, किधर है, किसके सामने एहतसाब हो गए? तो जब रियासत के अंदर दोहरा एक एहतसाब हो, दोहरा इंसाफ हो, दोहरे जो मेयार हो, तो उसके अंदर करेक्टनेस की जो है वो रहती है मसला। आप देख लीजिए, आज कह दे कि गाड़ियां बंद करें, साइकिलों पे सवार करें, साइकिलों पे सवारी करें, लोगों को एतमाद होगा तो करेंगे ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये तो सारे एरिस्टोटल्स बने हुए हैं इस वक्त जो वुज़रा या मुशीरान है, माजी में भी इसी तरीके से था। इकोनॉमिक्स के आपको धड़ाधड़ वो देंगे, आसान अल्फाज में खान साहब आए, कौम से खिताब करें, बोले कि जी IMF की सख्त शराइत है, ये है, मैं इस वजह से इसको मना करता हूं। और बाकर रजा साहब ने जो इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ाया था, मैं उनको भी यहां से खुद मुख्तारी नहीं दे रहा, ये मैं कर रहा हूं। मैंने ये 6 हफीज पाशा साहब, डॉक्टर अशफाक
फला फला उनके साथ अच्छा, फिर बैठ उसके के बाद मैंने क्या होगा? 3 रोज ये मशवरा किया और फिर उसके रजा बाद बाकिर साहब IMF के नहीं, मुलाजिम थे। नहीं सर ठहरे ना, रजा बाकिर साहब IMF के मुलाजिम थे, कंट्री मैनेजर, कंट्री हेड थे इजिप्ट में, उनको लाके पाकिस्तान का स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया। ये गालिबन दुनिया की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज जो है किसी ने करवा दी। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क पे ऐसा हुआ होगा कि IMF का एक मुल्क का कंट्री हेड हो, उसको उस मुल्क की IMF के साथ नेगोशिएशन करने के लिए उसको स्टेट बैंक का गवर्नर लगा दें। सो उनकी तनख्वाह भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उनके लिए एक पर्सन स्पेसिफिक ऑटोनॉमी का बिल जो है वो पास करवा दिया IMF ने। ये सब चीजें तो हमें सामने नजर आ रही है ना। अब अगर हुकूमत कहती है नहीं करना तो IMF उसको $1 बिलियन का कैश नहीं देगी, $1 बिलियन कैश नहीं देगी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और डिफेट उन सब की एड रुक जाएगी और आपका इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनली बढ़ जाएगा। तो फिर आप सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, सोल्यूशन तो लॉन्ग टर्म ही होता है ना। सोल्यूशन तो कौमों का 25 साल का होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है। अब यहाँ पे तो हुकूमत आती है, माजी की हुकूमत को रद्द कर देती है, बुलडोज कर देती है। आप देख लीजिए बेनजीर भुट्टो साहिबा के दौर में बिल्कुल करप्शन हुई होगी। IPPs का मुआहिदा था, नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने उनका हबको वगैरह का मुहासरे शुरू करवा दिए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने महंगे सौदा किया LNG वगैरह का, उसके बाद इन्होंने उनको रगेत दिया तो LNG गायब हो गई, कराची के अंदर गैस। तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप एडहॉक बेसिस पे जिंदा रहना चाह रहे हैं। कौमें एडहॉक बेसिस पे जिंदा नहीं रहती। अच्छा भट्टी साहब देखें ना, भट्टी साहब देखें अवैध तो ही सब जिंदा कहते रहती हैं। है। भट्टी साहब ठीक है, भट्टी साहब अब आने दे जरा, भट्टी साहब को आने दे। भट्टी साहब जब अवैध तौहीद साहब ये कहते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर आके कहे कि मैं ये डिक्टेट्स IMF के नहीं मानता, ये वो फिर वही पाकिस्तानी सोच है कि हमें सेल्फ रिस्पेक्टिंग होना होगा। जब हम सेल्फ रिस्पेक्टिंग हो जाएंगे तो अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखें डॉक्टर साहब, जब भी कोई कौम जिसे गुलामी की आदत हो, माजी में सुपर पावरें उसे गुलामों की तरह चलाती हो, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करे तो उसे स्क्रू करना एक नेचुरल सी बात नजर आती है। लेकिन मैं समझता हूँ वैसे ने बड़ी माकूल बात की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आके बताना चाहिए कि ये इस वक्त मुल्क की माशी इकॉनमी सूरत हाल है, अगर मैंने ये फैसला ना किया उसके ये साइड इफेक्ट आएंगे, ये किया तो उसकी ये नताइज है। अदरवाइज ये हकीकत आपको हुक्मरानों को सच बोलने की आदत डालना होगी। क्यों आप इलेक्शन से पहले कहते हैं मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, बिजली पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़े तो उसका फलां आदमी फलां होगा। आपको किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए उसकी पॉलिसी में तसलसल लाजमी है। इधर जब आप 3.5 साल मुखालफिन को कुचलने पे लगा देंगे और मुल्क की आम शहरी के साथ किए हुए वादों की बजाय अलीट अशराफिया के लिए सिर्फ महदूद से वसाइल लाकर उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी 95% पॉपुलेशन नाराज होगी। इसके लिए मेरा ख्याल है PM साहब को जो अवैध साहब ने फरमाया है आगे बताना चाहिए, जी मुझे इस हालत में मुल्क मिला था, मैं क्या करता। ये कहते हैं ये डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान साहब के जब मुझे मुल्क डिफॉल्ट है तो मुझे याद है 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई तो इसहाक डार को फिनांस मिनिस्टर बनाया, उन्होंने चंद दिन बाद कह दिया ये तो मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है। भाई मैं तो हम हुकूमत से अलग हो रहे हैं। खुदारा इस कौम के साथ सच बोले और अपने भी जो अखराजात है उसे कम करें। आज सिर्फ मैं आपको एक खबर दे देता हूं, मिनिस्टर इंक्वायर्स के बिल मंगवाए, कितना आया बिजली का इस महीने? हजारों नहीं लाखों खानदानों की रोटी हो जाएगी। अपने अखराजात भी कम करे और साबित करे कि हमने जो कहा है। इधर ब्यूरोक्रेसी 22 ग्रेड का अफसर है, 20 कनाल के घर में रह रहा है, उसका बिल सरकार दे रही है, मैं और आप दे रहे हैं। इधर मैं एक टेलीफोन का कार्ड लेता हूँ, 38 रुपए पहले बिल कट जाता है। तो आपको ये बड़े स्टेप लेने हैं इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालने के लिए और आवाम को लूप में लेकर ले। मेरा ख्याल है इस तरह चलाकियों से लास्ट मेरे पास 2-2.5 मिनट है। मजहर अब्बास साहब आपने भी मैं अगर मोहित साहब एक जुमला कहूं, प्रोटोकॉल्स और खर्चे कम करने चाहिए। जी मजहर जी वो मजहर अब्बास साहब का वक्त ही खत्म हो जाएगा। मजहर अब्बास साहब एक तो आपने कहा प्रोटोकॉल कम करें, खर्चे कम करें, को और सजेशन आपकी है इस इमरान खान देखिए डॉक्टर साहब, सीधी सी बात यह है, जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं ना वो अनपॉपुलर डिसीजंस की सलाहियत रखते हैं। बांग्लादेश नामंजूर वाली बात जो पूरा पाकिस्तान बांग्लादेश नामंजूर कहता था, जुल्फिकार अली भुट्टो ने पब्लिक मीटिंग में पाकिस्तान बांग्लादेश मंजूर की करारदाद पास करवा ली।
जब पॉपुलर लीडर्स होते हैं ना, आप पॉपुलर लीडर बने, पॉपुलर लीडर होते हैं वो इन चीज़ों को, जब कौमी सलामती का मामला हो तो फिर आप अपने फरोही इख्तलाफात ख़त्म कर देते हैं। आप एक नेशनल एजेंडा बनाएं इकनॉमिक का, उसमें आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, थे वो जिम्मेदार थे जो भी है, लेकिन इसमें अगर आप अपोजिशन को साथ मिला के पूरा पाकिस्तान एक ज़बान होगा तो आप इस क्राइसिस से निकल भी सकते हैं और इस क्राइसिस का हल भी निकाल सकते हैं, और अगर कोई मुसीबत आएगी तो मिलजुल के झेल भी सकते हैं। मैं मोहित साहब एक जुमला में कह रहा हूं कि इस पाकिस्तान के अंदर दो पाकिस्तान, मैंने कहा इस पाकिस्तान के अंदर अशराफिया और आम आदमी के जो दो पाकिस्तान एग्जिस्ट करते हैं उनका खात्मा होना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड का खात्मा होना चाहिए, उसके बाद ही खुशहाली आपको हासिल हो सकती है। लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिनी बजट के ऊपर ऑपोजिशन की जो तनकीद है कि इससे पाकिस्तान की हाकमियत खतरे में पड़ती है, आवाम पे तूफान आएगा एक महंगाई का, दोनों बातें सही हैं, लेकिन ऑपोजिशन भी कोई हल नहीं बता पाती कि मिनी बजट नहीं तो फिर क्या, और मईशत को आगे कैसे चलना है और IMF के साथ डील करना कैसे है। आज इतना ही कि सारी बहस आपने देखी, फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया।